मैं महेंद्र यादव सेवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपने आज का जो तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, तो तीसरे चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम तो है विद्युत विभव कि विभव क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, हमने जो इससे पहले अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज हो रहा था वो अपना ये था विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को हमने ई से डिनोट किया था। तो अब तक जो अपने दो चैप्टर थे उसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी, लेकिन अब जो अपना चैप्टर है तीसरा, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र यूज न होकर के, यानी सॉरी ये यूज तो होगा ही, लेकिन इसके साथ में एक नया वर्ड हो रहा है विद्युत विभव। तो अपन इस चैप्टर में विद्युत विभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही विद्युत विभव को अच्छे से समझने से पहले अपना जो टॉपिक होगा आज का, वो टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या, आज हम इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो जो विद्युत विभव है इसको तो कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और इसको शॉर्ट से ऐसा भी लिख देते हैं पोटेंशियल। और जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या इंग्लिश में कई बार अपना जो ये टर्म है इसकी बार बार इंग्लिश में वर्ड निकल जाता है, तो आप समझ जाना कि जहां पर भी मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका मतलब होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात है। और केवल ये बात आती है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो अपन ये समझेंगे कि विद्युत विभव की बात होती है। तो इस चैप्टर के लिए देखो, अगर मैं ये कहूं कि विभव, तो इससे पहले अपन जो 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो वहां पर विभव की अपना एक ऐसा वर्ड भी यूज हो रहा था गुरुत्वीय विभव, और गुरुत्वीय विभव को वहां पर बोल रहे थे ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी पोटेंशियल। ग्रेविटी पोटेंशियल। तो अगर मैं अकेला ये कहूं कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल समझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है या ग्रेविटी पोटेंशियल की बात हो रही है, तो वो सस्पेंस हो जाता है। इसलिए इनके पहले वर्ड ये बोलना जरूरी है कि अगर अपन ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा उसको ग्रेविटी पोटेंशियल कहेंगे। अगर हम विद्युत की बात करें जहां पर भी या चार्ज की बात हो रही है और वहां पर अगर पोटेंशियल का नाम आता है तो वो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटी की अपन बात तो करेंगे नहीं, केवल इस चैप्टर के अंदर पूरी विद्युत के बारे में बात होगी या चार्ज के बारे में बात होगी। तो अगर अपन इस चैप्टर के अंदर ऐसा बोल भी देंगे कि पोटेंशियल, तो उसका मीन्स यही जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर गलती से अपन पोटेंशियल भी बोल जाते हैं तो भी इस चैप्टर के लिए हमें यही समझना है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और जब हम ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर अगर अपन अकेला पोटेंशियल बोल भी देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटी पोटेंशियल की बात हो रही है। साथ में जो अपन ये जो जितने भी टर्म्स इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं वो सारे टर्म्स 11th में यूज हो चुकी हैं, सिर्फ नाम इनका कुछ चेंज हो रहा है और कुछ सिंबल्स चेंज हो रही है। जैसे अपन बात करें इसकी विद्युत स्थितिज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो 11th क्लास में था वो ये था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। या ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जो 11th क्लास के अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी उसको वहां पर जो हम सिंबल दे रहे थे वो यू से हमने वहां पर लिखा था, और यू का जो फॉर्मूला क्या था वो ये निकल के आया था Gm1m2/r² था, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था वहां पर। वो यहाँ पर है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जहां अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी के अंदर जो रोल द्रव्यमान का होता है और विद्युत के अंदर वो रोल किसका होता है, आवेश का होता है, तो वहां पर अपन Q1 लिख सकते हैं। वहां पर M2 लिखा गया था, उसको अपन यहाँ पर Q2 लिख सकते हैं। और वहां पर जो कांस्टेंट होता है वो G काम लेते थे ग्रेविटी के अंदर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वैद्युतिकी के अंदर जो अपन कांस्टेंट काम लेते हैं वो K काम लेते हैं। ये अपन देख चुके थे।
तो इसी से अपन अगर यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहें, क्यों ये सिंबल, ये सिर्फ ग्रेविटी की बात हो रही है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जी की जगह कितना आ जाता है, ये क्या के आ जाता है, और m1 की जगह q1 और उसकी जगह q2 और ये r इसके ऐसे कैसे। तो फॉर्मूले वही बनने वाले हैं, वही सेम डेफिनेशन रिपीट होगी जो पहले अपन ग्रेविटी की पढ़ते थे। इसीलिए देख के आ जाता है 11th का जो ग्रेविटी का चैप्टर है, अगर वो अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तैयार है तब अपन ये 12th का चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर। फिर भी इस चैप्टर के अंदर हमें 11th के बहुत सारे कंसेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये चैप्टर है विद्युत विभव, इसके अंदर इतना सारा नॉलेज भरा है कि अपन जितना सीखना चाहें उतना ही कम है। तो इसके लिए ये है कि थोड़ा सा 11th स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, कुछ पार्ट हमें जरूरत पड़ेगी। फिर भी अपन एक बार कोशिश करेंगे कि वो जो टॉपिक्स हैं 11th वाले उसको इसी में शामिल कर लेंगे, ताकि वो भी पीछे वाले भी कवर होते जाएंगे और इसका भी हम पढ़ते जाएंगे। इसलिए थोड़े अपने वीडियो लेक्चर लेंथी होगा टाइम में, लेकिन सारे कंसेप्ट होंगे इसके अंदर, ताकि हम किसी भी टॉपिक में पीछे नहीं रह पाएंगे और सारे आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो ये देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि ये स्थितिज ऊर्जा क्या है। जब अगर हमें स्थितिज ऊर्जा कुछ समझ में आने लगती है तो फिर वहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ लेते हैं। तो पहले ऊर्जा को देखते हैं, फिर स्थितिज ऊर्जा को देखते हैं, और इसी के साथ में फिर अपन ये विद्युत या ग्रेविटी जो भी लिंक है एक दूसरे से, इनको पढ़ लेंगे। तो ऊर्जा क्या है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, और ऊर्जा के अंदर फिर हम स्थितिज ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमें देखना है। तो यहाँ अपना जो टॉपिक होगा वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो एनर्जी क्या है। इससे पहले अगर अपन बात करें, पहले अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा क्या है, साथ में अपन बल की बात भी करते हैं। तो जो अपन 11th क्लास में पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन ने पढ़े थे जो बल होते हैं वो दो प्रकार के बल होते हैं। एक तो था संघर्षी बल, जो संघर्षी बल है इनको कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। और दूसरा था असंरक्षी बल। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स एक होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पूरी डिटेल तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन कुछ इनकी जानकारी लेंगे सिर्फ यहाँ पर। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं इनके लिए इनकी पहचान वो ये है, या फिर हम किसको कंजर्वेटिव कहें, कि जिन फोर्स के द्वारा अगर हम कार्य करें और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर डिपेंड नहीं करे, वो बल कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर मैं ये कहूं कि एक संपूर्ण चक्र में किया गया कुल कार्य जिन बलों के द्वारा जीरो हो वो बल भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब ये कुल कार्य जीरो हो या पथ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये पूरी बातें 11th की हैं जो अपन यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसका एग्जाम्पल जरूर याद रख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का पहला एग्जाम्पल तो हमने देखा था गुरुत्वीय बल। जो गुरुत्वीय बल है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। दूसरा अपना स्थिर वैद्युत बल है। तो जो ये स्थिर वैद्युत बल है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत ही आता है। अब दूसरा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फिर इनमें से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होंगे? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक तो फ्रिक्शन फोर्स आता है जिसको अपन घर्षण बल कहते हैं। तो जो घर्षण बल है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।
फ्रिक्शन फोर्स, इसके अलावा शानबल हो सकते हैं। तो जो ग्रेविटी फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल है, इन दोनों बल के अलावा जो ये घर्षण बल हो गया, इसके अलावा और भी जो फोर्स हैं जैसे स्प्रिंग का फोर्स हो गया, वो सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने की, तो पोटेंशियल एनर्जी अब तक हम एक तो जो 11th के अंदर तो गुरुत्वीय बल के कारण से निकाल चुके थे। अब जो अपन 12th के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी स्थिर वैद्युत बल की वजह से निकालना है। तो ये वाला और ये वाला दोनों के सेम ही कंसेप्ट है, सिर्फ नोटेशन अलग अलग है। ये अगर अपने क्लियर है तो ये भी हो सकता है, फिर भी अपन इसको समझेंगे। तो अब यहां हम पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। तो ये एनर्जी क्या है? तो देखो, हमें किसी भी चीज को उठाना है या उसको विस्थापित करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। और जो अब हम काम करते हैं, तो हमने जो काम किया है, तो हमारे द्वारा किया गया जो काम है वो कहाँ खर्च हो गया, कहाँ गया हमने जो काम किया है, तो वो काम उस चीज के अंदर स्टोर हो जाता है जिस चीज के ऊपर अपन वर्क करते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि छत है, जैसे ये हमारा घर है, तो और ये सीढ़ी लगी हुई है, और यहां पर ये पानी की टंकी है, और पानी की टंकी में चढ़ने के लिए एक दूसरी सीढ़ी और लगी हुई है यहाँ पर, और ये पानी का ये टैंक खाली है, और यहां पर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा है, और ये फिलहाल खाली है। अब अपन क्या करते हैं कि यहां से, जैसे मान लो कि कोई भी आदमी है और ये यहां से पानी की बाल्टी भरता है, और इस पानी की बाल्टी को लेकर के ऊपर चढ़ता है और जाकर के इसमें डाल देता है। तो क्या इस आदमी ने कुछ काम किया है? तो अपन कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, इस आदमी ने कुछ काम किया है। इस आदमी ने इतना काम किया है कि पानी को यहां से उठाया और फिर ये देखो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये ले जाकर के यहां डाल देता है। और हम ये कहें कि कार्य हुआ है, तो कार्य के लिए अपन क्या पहचान है कि अगर हम किसी के ऊपर बल लगा दें और बल लगाने से उसके अंदर विस्थापन हो जाए, और इन दोनों का ही ये डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी किसी के ऊपर अगर हमने बल लगाया है और बल लगाने की वजह से उसके अंदर विस्थापन हुआ है, तो अपन इस चीज के लिए निश्चित है कि वहां पर कार्य हुआ होगा। बल और विस्थापन अगर दोनों चीजें हैं तो कार्य है, अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो वहां पर कार्य नहीं होगा। बल लगा दे और विस्थापन ना हो तो वहां कार्य नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं ये बोर्ड है, उसके ऊपर मैं बल लगाऊंगा, तो मैंने बल तो लगा दिया है, लेकिन ये जो दीवार है ये बिल्कुल भी नहीं खिसकी, ये नहीं खिसकी, इसका मतलब इसका विस्थापन कितना है? 0। तो अपन ये क्या कहेंगे बात कि हमने कोई काम नहीं किया है। तो अपन यहाँ पर मैकेनिकल वर्क तभी माना जाएगा कि अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसमें विस्थापन हो। मैंने बोर्ड पे फोर्स लगा दिया है, इसमें विस्थापन नहीं हुआ, तो मैं क्लियर यही कहूंगा कि हमने कोई भी काम नहीं किया है। बेशक ही हमें चाहे हमारी एनर्जी खर्च हुई हो कि हमने फोर्स लगाया, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। तो दैनिक जीवन में जो कार्य होता है, एक जो अपन यहाँ पर फिजिक्स के अंदर कार्य की बात करते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर अपन दैनिक जीवन के हिसाब से कहें तो कार्य हमने किया है कि हमने धक्का लगा दिया। अगर अपन फिजिक्स में बात करें तो हमने कार्य नहीं किया। फिजिक्स ये कहती है हमने यहाँ पर जो हमने लिया है कार्य को, वो बल और विस्थापन से लिया है। तो दैनिक जीवन का जो वर्ड है कार्य, और एक अपनी जो फिजिक्स का है कार्य, इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग चीज है। क्योंकि डेली लाइफ के हिसाब से तो वर्क हो गया और वैसे वर्क नहीं हुआ है। तो अगर अब यहाँ देखो कि ये बाल्टी में पानी डाल के लेके जा रहा है, तो बाल्टी के ऊपर बल लगा है, और बल लगाएगा, विस्थापन भी हो रहा है साथ में। तो बल और विस्थापन दोनों हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस आदमी ने काम किया है। और ये आदमी इस बाल्टी को पानी ले जाता है और यहाँ डाल देता है, तो यहाँ पानी आ गया इसके अंदर। फिर बाल्टी लेके जाता है, फिर पानी डाल देता है, फिर और बाल्टी, अगली बाल्टी, ऐसे ही इसके अंदर 5 बाल्टी पानी की डाल देता है। तो इसके अंदर पानी एकत्रित हो गया है।
तो जो इस आदमी ने काम किया है बल और विस्थापन, वो काम कहाँ गया? तो अपन ये कहेंगे यहाँ पर कि इसने जो काम किया है वो काम इस पानी के अंदर इकट्ठा हो गया है, और यहाँ पर काम इकट्ठा हुआ है। इस आदमी ने जो काम किया वो काम इस पानी के अंदर इकट्ठा हुआ है, इसलिए ये जो काम है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, कि पानी के पास एनर्जी है। तो यहां से क्लियर होता है कि वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस है। कि हम किसी चीज पे काम करते हैं तो वहां जो काम है वो किसी चीज के अंदर इकट्ठा होता है, तब वो एनर्जी कहलाता है कि ये एनर्जी बन गई है। तो किसी पे भी काम कर दो, काम करने से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ बाल्टी लेके गए थे तो काम किया हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और वो काम अब इस पानी के अंदर चला गया और खूब सारा स्टोर हो गया है, और वो स्टोर बन के एनर्जी बनाता है। अब मैं क्या कहूंगा कि पानी के पास ऊर्जा है। आप कहोगे कि आपको क्या पता ऊर्जा है? तो ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला है कि अगर जिस भी चीज के पास कार्य करने की कैपेसिटी होती है या कार्य करने की क्षमता होती है, वो चीज ऊर्जा रखती है। क्या ये काम कर सकता है? ठीक है, जैसे मान लो कि ये पानी की टंकी है और टंकी से कोई भी नल लगा हुआ है। अगर हम इस नल को ऑन करते हैं, अगर हम इस नल को ऑन करेंगे तो पानी आएगा। तो हमने जैसे नल को ऑन किया, ये पानी आया, तो पानी के पास कार्य करने की क्षमता है। क्या काम किया इसने कि पानी यहां से चल के यहाँ आया। अब जैसे बीच के अंदर जो भी हमें बर्तन धोने हैं या किसी गाड़ी की धुलाई करनी है, तो उसके लिए पानी हम काम ले सकते हैं। तो पानी वर्क कर सकता है, तो वर्क करने की कैपेसिटी पानी के पास है, इसलिए अपन कहेंगे कि इसके पास क्या इकट्ठा हो गया है? ऊर्जा है। तो जो चीज काम कर सकती है उसके पास ऊर्जा होती है। तो फिलहाल इसके पास ऊर्जा है। वो ऊर्जा आई कहां से थी? वो हमने काम किया था, और काम कैसे किया था? पानी ऐसे डालने से। तो अगर अपन पानी को लेकर के जा रहे थे और एक जगह रोक दिया, तो चल रहा था पानी, उस समय गतिज ऊर्जा थी, और फिर वो पानी जहां रुक गया उस समय उसके पास स्थितिज ऊर्जा बन गई और वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया है। तो जो हम काम कर देते हैं, तो काम करने के बाद किसी चीज के अंदर वो काम किस रूप में होता है? ऊर्जा के रूप में होता है, और उसको अपन यू से लिख देते हैं। इसलिए अपन जब भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो अपन ये कहेंगे कि किया गया कार्य ही ऊर्जा कहलाता है, और अपन इस चैप्टर के अंदर W को U कह के चले, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कि कार्य है, जो हमने काम किया है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो फिर कार्य और ऊर्जा यहाँ पर एक ही चीज हुई है, तो कार्य करने से ऊर्जा बन जाती है वहां पर। तो हम W को U कहेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अब यहाँ देखो, हम बात करते हैं कि कितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, उसकी बात करें। कि जैसे यहाँ देखो कि अपने पास ये डस्टर यहाँ रखा हुआ है। अब मैं इस डस्टर को यहाँ से उठाता हूँ। इस डस्टर को मैंने उठाया और उठा करके ऐसे लेके गया, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो मैंने डस्टर को यहाँ से उठा करके यहाँ रखा, तो क्या मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है? मैंने इसके ऊपर काम किया है। कितना? कि उठाने के लिए मैंने बल लगाया। दूसरा, इसमें विस्थापन हो गया, तो बल और विस्थापन होने से इसमें कार्य बना है। तो अब यहां से और यहां तक लेके गया, लेके जाने में मैंने काम किया है, मेरी एनर्जी खर्च हुई है। मेरी एनर्जी गई कहां? वो इस डस्टर के अंदर स्टोर हो गई है। तो जो मैंने काम किया वो डस्टर के अंदर जाकर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने का मतलब ये ऊर्जा बना कि इसके पास फिलहाल ऊर्जा है। तो कोई हमसे ये पूछे कि ये डस्टर अब यहां रखा है, इसके पास कितनी ऊर्जा है? तो मैं यही कहूंगा कि इसको यहां से यहां तक लेके जाओ। लेके जाने में अगर आपको 5 जूल काम करना पड़ा है तो इसके पास 5 जूल ऊर्जा है। अगर आप यहां से यहां तक लेके जाओ 10 जूल काम करना पड़ा तो हम बोलेंगे इसके पास 10 जूल एनर्जी है। दूसरा देखो, मैं इसको और ऊपर ले जाके रख दूं तो यहां से ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है, तो ज्यादा ऊर्जा है। कोई मुझसे ये कहे कि क्या प्रूफ है कि इसके पास ऊर्जा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस डस्टर को छोड़ता हूं तो छोड़ने के बाद देखो ये नीचे आता है, तो इसके पास एनर्जी थी, वर्क करने की कैपेसिटी है, तभी तो नीचे है। तो डस्टर को मैं ऊपर ले जाके रखूंगा, जो मैं काम करूंगा वो काम इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब यहां देखो, जो मैं काम कर रहा हूं कौन से बल के विरुद्ध?
तो डस्टर यहां रखा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किधर काम करता है, नीचे, क्योंकि जैसे मैं चौक को छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा, तो यानी नीचे ग्रेविटी खींचता है। ऐसे ही मैं डस्टर को भी अगर छोड़ता हूं तो डस्टर नीचे आता है। तो अब मैं इस डस्टर को ऊपर उठाता हूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है और मैं बल किधर लगा रहा हूं, इसके विपरीत दिशा में। तो जो मैंने बाहर से बल लगाया है उसकी दिशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसका एग्जाम्पल है, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल का एग्जाम्पल है। तो मैं ये कहूं कि मैं इस डस्टर को संरक्षी बल के विरुद्ध लेके जा रहा हूं, क्योंकि देखो नीचे लेके जाता तो संरक्षी बल के अनुदिश, और इसका उल्टा है, अपोज कर रहा है, यानी इसके विरुद्ध की बात है, अगेंस्ट चल रहे हैं। तो मैं इस डस्टर को संरक्षी बल के विरुद्ध लेके जाता हूं। लेके जाने में मेरे को 10 जूल काम करना पड़ा, और वो 10 जूल काम इसके अंदर ऊर्जा में इकट्ठा हो गया, यानी इसकी ऊर्जा कितनी है, 10 जूल है। मैं इसको और ऊपर ले जाता हूं, मुझे अब 15 जूल काम करना पड़ा है, यानी अब इसके अंदर कितनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई, 15 जूल इसके अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है। जैसे हम पानी की बाल्टी को लेके जाएं और छत पे टैंक में भर दें, तो हम पानी को लेके जा रहे हैं और यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, तो हम ये कहेंगे कि जो छत में जो टंकी रखी है उसमें जो पानी है उसके अंदर ऊर्जा है। कहोगे क्या प्रूफ है, क्योंकि आप जैसे नल को ऑन करके देखो पानी नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा। जैसे हमें बर्तन धोने हैं, गाड़ी धोनी है, तो गाड़ी धो सकता है, यानी ये कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। तो जिसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता है, वो एनर्जी को रखता है। अब हमें इतना समझ आने लगा है कि एनर्जी क्या चीज है और कैसे इकट्ठी होती है। तो काम करने से एनर्जी बनती है, वो इकट्ठी हो जाती है। अब हम तो अब जो हमें ये एनर्जी निकालना होता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अपन एनर्जी निकालते हैं तो कौन सा बल काम लेते हैं, क्योंकि हमें कार्य ही तो ऊर्जा बन जाता है। तो जो काम किया है वो बल गुणा विस्थापन है, तो फिर कौन सा बल, यहाँ पर हमें 2 बल दिखते हैं। एक तो संरक्षी बल, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लेके जा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। एक दूसरा हम बाहर से बल लगा रहे हैं, तो हमें कौन सा बल लेना चाहिए ऊर्जा के लिए। तो इसके लिए जो बल यहाँ पर लेना है वो हमें लेना है बाह्य बल, यानी जो हम बाहर से बल लगा रहे हैं वो बाह्य बल होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर ये रखा हुआ है, मैं इसको उठाऊंगा, तो अब मैं इसको उठा रहा हूं, तो मैंने बल किधर लगाया है, बाहर। तो जो मैंने बल लगाया है बाहर से, वो वाला बल कितना विस्थापन हुआ वो हमें विस्थापन लिखना है। जैसे 10 मीटर विस्थापन हुआ, मैंने 10 न्यूटन बल लगाया, तो 10 न्यूटन बल और 10 मीटर विस्थापन, तो 10 × 10 100, तो इसके पास 100 जूल एनर्जी हुई है। तो यहां से यहां तक ले जाने मैंने 100 जूल काम किया है। 100 जूल काम कहाँ गया, इसके अंदर ऊर्जा बन गया है, तो इसकी ऊर्जा 100 जूल हो चुकी है, अपन ये कहेंगे। अब यहां मैं ये कहूं कि जो हम ऊर्जा निकालते हैं वो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य नहीं होता, हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है। तो मैं यहां पर ये लिखूं कि जो ऊर्जा है, या ऊर्जा को मैं यहां पर कार्य कोई ऊर्जा कह रहे हैं, तो जो कार्य है वो होगा क्या कि बाह्य बल गुणा विस्थापन। तो जब भी हमें ऊर्जा निकालनी होगी तो हम बाहर वाला बल काम लेंगे, संरक्षी बल नहीं होना चाहिए, और इनटू विस्थापन अपन यहां पर लिखेंगे। तो ये इसका कार्य है। अब यहां पर देखो सबसे बड़ी बात यही है कि जब अपन कार्य कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट कैसे करें, कि कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो हम चीज यहां पर समझें। तो पहले डेफिनेशन तो ये देंगे कि जो भी संरक्षी बल है इनके विरुद्ध हम जाते हैं, तो विरुद्ध जाएंगे, जो काम होगा वो ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा नहीं बनता है, क्योंकि इसमें अगर ऊर्जा स्टोर करनी है तो मुझे संरक्षी बल के विरुद्ध जाना है। संरक्षी बल काम नहीं करेगा, मैं काम करूंगा कि मैंने इसको उठाया है। अब रही बात एनर्जी की, कि एनर्जी कहाँ की, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी हमेशा रेफरेंस में निकाली जाती है, संदर्भ में हम निकालते हैं। अब यहाँ संदर्भ का मतलब क्या है या रेफरेंस का मतलब क्या है, ये देखो, क्या ये डस्टर यहां रखा है,
क्या इस डस्टर को जैसे मान लो कि ऑफिस से लेके आया गया होगा, तो ऑफिस से लेकर के आ रहे हैं और ला करके और यहाँ रख रहे हैं, क्या फिलहाल इसको यहाँ जब रखा गया है तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम नहीं किया? क्योंकि हम ऑफिस से ऐसे लेके आए और फिर ऐसे उठा करके और फिर यहाँ कि ऐसे आए और ऐसे उठा करके और ऐसे रख रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हम बाहर से बल लगाए, काम किया, विस्थापन हुआ। क्या इसके पास ऊर्जा नहीं है? बिल्कुल ऊर्जा होगी, पर कितनी है तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। पर हम मान लेते हैं कि इसके पास जो भी ऊर्जा होगी, तो इस रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर मन से माना है कि जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ ये लेवल है और यहाँ पर ये डस्टर रखा हुआ है, ये हमारे ऐसे मानो कि ये कोई अलमारी है, दीवार है, दीवार पे ये अलमारी के खाने हैं, ऐसे ये खाने हैं। अब फिलहाल की बात करूं मैं, ये डस्टर रखा हुआ है यहाँ पर, क्या इस डस्टर को कहीं से ला करके हमने रखा होगा? तो हमने रखा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया है, तो क्या इसके पास एनर्जी होगी? बिल्कुल एनर्जी है। कितनी एनर्जी है हमें नहीं पता, मान लेता हूं कि वो एनर्जी है इसके पास 40 जूल है, फिलहाल इसके पास 40 जूल एनर्जी है। अब मैं क्या करता हूं कि इस डस्टर को उठाता हूं और उठा करके और यहां लेके जाता हूं, तो मैंने बाहर से बल लगाया है, तो ऐसे लिख दूं बाह्य बल, बाह्य यानी बाहर से लगाया बल, तो मैं ऊपर की तरफ बल लगाऊंगा और विस्थापन भी किधर होगा? ऊपर। कितना विस्थापन हुआ? यहां से यहां तक का मैं विस्थापन मान लेता हूं x। तो जो मैंने काम किया है वो काम यहां से यहां तक उठाने में कितना काम किया? तो बाह्य बल, तो F बाह्य इनटू विस्थापन, तो विस्थापन कितना हुआ है x, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो डॉट आता है तो cos 0 हो जाएगा, तो 1 बनेगा। तो यहां मैंने टोटल काम कितना किया? तो देखो, मान लो कि मैंने इसको विस्थापित किया है 10 मीटर और मैंने इसके ऊपर बल लगाया है वो 5 न्यूटन लगाया, तो मैंने कितना काम किया? तो वो काम है 10, ये बल कितना है 5 और विस्थापन कितना है 10, तो जो कार्य आ जाएगा वो 50 जूल आएगा। तो यहां से यहां तक उठाने में मैंने 50 जूल काम किया, तो फिर इसके पास एनर्जी कितनी हुई? तो अपन क्या कहेंगे? 50 जूल एनर्जी है, ठीक है। किसके पास 50 जूल एनर्जी है? तो पहले कितनी थी? 40 जूल पहले रखता था, तो अब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो 40 जूल तो पहले की, मैंने काम किया 50 जूल और काउंट हो गया, तो 50 और 40 कितना होगा? 90। तो इसके पास फिलहाल 90 जूल एनर्जी। तो फिर इसकी एनर्जी 90 जूल है, किसके रेफरेंस में 90 जूल है? तो अब मैं ये कहूं कि जो 90 जूल है इसको रेफरेंस में बताते हैं, तो मैं यहां की बात करूं कि इसके रेफरेंस में इसके पास कितनी एनर्जी? तो यहां पर 40 थी, यहां से यहां तक लेके गया तो इसको 50 जूल काम करना पड़ा, तो 90 में से 40 गया तो कितना बचा? 50। तो यहाँ के रेफरेंस में तो इसके पास कितनी एनर्जी है? 50 जूल एनर्जी है। यानी मैं ये कहूं कि यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी, इस एनर्जी को कहते हैं फाइनल यू, फाइनल यानी बाद की एनर्जी, और ये क्या थी? इनिशियल, प्रारंभिक, तो ये प्रारंभिक ऊर्जा है। तो मैं अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा बता दूं, तो अंतिम ऊर्जा कितनी है? 90। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है? 40। तो 90 में से 40 गया तो वो क्या है? 50, और 50 क्या था? जो हमने काम किया है। तो जो फाइनल एनर्जी है उसमें से मैं इनिशियल एनर्जी को घटा देता हूं, तो वो क्या निकल के आ जाता है? किया गया कार्य, कि हमने कितना काम किया है। अब ऊर्जा की बात करते हैं कि ये हमेशा ऊर्जा रेफरेंस में दी जाती है, किसके रेफरेंस में? तो इसके पास जो ऊर्जा है वो 50 जूल ऊर्जा है, किसके रेफरेंस में? यहाँ, क्योंकि इसको अगर एनर्जी को मैं रेफरेंस के लिए 0 मान लूं, तो मैं इसको 0 मान लूंगा, और यहां से यहां तक उठाने में को कितना जूल काम करना पड़ा है? 50 जूल। तो 50 जूल प्लस 0 कितनी हो जाएगी? 50 जूल एनर्जी। तो यहां इसकी एनर्जी वो 50 जूल है, किसके रेफरेंस में है? 0 लेवल के, यानी इसके रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो इसके पास एनर्जी 50 जूल है, या मैं और कहीं के रेफरेंस की बात करूंगा तो इसके पास 90 जूल एनर्जी।
क्योंकि इससे रेफरेंस में इसकी एनर्जी 90 माइनस 40 50। तो रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। एनर्जी को यानी ऊर्जा को अपन बिना रेफरेंस के, बिना किसी संदर्भ के नहीं बता सकते। हम किसी न किसी का रेफरेंस लेते हैं। जैसे रेफरेंस क्या है, इसका मतलब आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे कोई ये कहे कि आज मौसम बहुत सुहावना है, तो मौसम बहुत सुहावना है, इसका मतलब क्या आज से पहले कभी सुहावना था ही नहीं मौसम? नहीं। हम कंपेयर करें कल के बजाय, कि हम कह रहे हैं कि कल के लिए आज मौसम सुहावना है, यानी कल नहीं था, तो कल को हमें संदर्भ मानना है कि कल के संदर्भ में देखें या कल के रेफरेंस में आज मौसम सुहावना है। तो आज मौसम सुहावना है, इसका मतलब हमने संदर्भ लिया है पीछे के दिनों को, कि कल परसों के कंपेयर में बता रहे हैं। जैसे अपन ये कहते हैं कि आज बहुत गर्मी पड़ी, तो इसका मतलब कल की तुलना में ज्यादा गर्मी आज, तो कल के रेफरेंस में आज गर्मी ज्यादा है। अपन ये बोलते हैं कि कल को हम रेफरेंस बना रहे हैं। वही यहां पर है कि यहां एनर्जी कितनी है, तो इसके पास एनर्जी 50 जूल है या 90 जूल है, कौन सा कहना चाहिए? तो मैं ये कहूं कि ध्यान से देखना, यहां पर किसी भी तरीके से मान लो एनर्जी 0 थी पहले, यहां से मैं यहां तक लेके गया, इसको 40 जूल काम करना पड़ा, तो इसके पास एनर्जी कितनी स्टोर होगी? पहले की 0 प्लस 40, अब 40 जूल है। अब मैं यहां से यहां लेके गया तो 50 जूल काम करना पड़ा, तो 50 और 40 90, अब इसके पास 90 जूल एनर्जी है। ये 90 जूल कहां के रेफरेंस में है? ए, बी और सी, यानी सी के ऊपर कोई ये डस्टर रखा है, इस डस्टर के पास 90 जूल एनर्जी। कोई हमें ये कहे तो ये आदमी कहता है, ये यहां बैठा हुआ आदमी कहता है कि नहीं 90 तो नहीं। क्यों? फिर ये कहेगा मैं यहां से यहां तक लेके जाता हूं तो मेरे को 50 जूल ही काम करना पड़ेगा, इसका मतलब इसके पास 50 जूल एनर्जी है। ये वाला कहता है कि मैं इसको यहां से यहां लेके गया 40 जूल और फिर यहां से यहां लेके गया 50 जूल, तो मेरे को 90 जूल काम करना पड़ा है। तो ये कहता है इसके पास 90 जूल एनर्जी है। तो फिर एनर्जी तो दोनों की ठीक है कि इसके लिए 40 ये 50 है और इसके लिए 90 है। तो अपन क्या करते हैं? रेफरेंस ले लेते हैं कि ठीक है तेरे लिए 50, इसकी बात करेंगे तो हम कह देंगे 90 जूल एनर्जी है। तो इसके पास 50 जूल एनर्जी है या 90 जूल एनर्जी है, कौन सा कहें? तो अपन तुरंत कहेंगे रेफरेंस बोलो, किसके लिए पूछ रहे हो? तो इस रेफरेंस के लिए तो इसके पास एनर्जी है 50, इस रेफरेंस के लिए एनर्जी कितनी है? 90 जूल एनर्जी है। तो हमेशा हम ऊर्जा को या एनर्जी को बताने के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ती है कि हम किस रेफरेंस में एनर्जी को हम बता रहे हैं। बिना रेफरेंस के हम एनर्जी इस दुनिया की कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डस्टर किसी ने बनाया होगा, क्या किसी खाते ने इस डस्टर को बनाया है तो वो भी इसको उठाया होगा, फिर रखा होगा, ये गाड़ी में जैसे लोड होके आया तो हमने गाड़ी में चढ़ाया होगा, फिर उतारा होगा, कहीं रास्ते में है तो कहीं चढ़ाई है, कहीं ढलान है, तो फिर ये वापस नीचे, फिर हम यहाँ रख रहे हैं एनर्जी। तो इसकी एनर्जी हमें पता नहीं कि कितनी बार ऊपर नीचे गया होगा, कितनी एनर्जी स्टोर हमें नहीं पता। इसलिए हम इसका सीधा सा तरीका जानते हैं कि जो यहाँ रखा है इसको मैं 0 बोल देता हूँ, इसके पास अब 0 एनर्जी है, हम ऐसा रेफरेंस मान लेते हैं। अब मैं उठाता हूँ 5 जूल काम करना पड़ा, तो इसकी एनर्जी 5 जूल है। कोई कहेगा क्या फर्क है? मैं कहूंगा ठीक है, मैंने इसके रेफरेंस में 5 जूल बताया और किसी के रेफरेंस में अलग हो सकता है। जैसे ये नीचे फर्श है तो फर्श से इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो ज्यादा ऊंचाई है तो ज्यादा एनर्जी। तो अपना जो फर्श है इस रूम का, उसके लिए इसके पास हो सकता है 50 जूल एनर्जी हो, लेकिन इसके लिए हो सकता है 10 जूल एनर्जी है। तो इसकी एनर्जी अलग अलग रेफरेंस पे अलग अलग होगी। तो इसके लिए तो जिस भी रेफरेंस हमें बताना होता है उसको हम 0 मानते हैं और फिर वहां से देख लेते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इसको और भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे कुछ अजम्पशन हैं, वो अजम्पशन हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि जैसे मान लो इस डस्टर को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान दो कि ये डस्टर है, मैं इसको बड़ी स्पीड से उठा रहा हूं, फिर मैं देखता हूं इसकी एनर्जी 10 जूल है इस जगह तक। अब की बार में और भी ज्यादा स्पीड से लेके गए तो भी 10 जूल एनर्जी, वही 10 जूल है। अब की बार में धीरे धीरे ऐसे, अब देखता हूं तो भी इसके पास 10 जूल एनर्जी है। यानी जो एनर्जी है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आप इसको किस रास्ते से लेके आए हो, न इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितनी स्पीड से लाए हो या कितने धीरे से लेके आए। एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन पे कि आप इसको किस जगह पे लेके गए हो, उस जगह की ऊर्जा है। दूसरा
कितनी भारी वजन की, कितना द्रव्यमान है, उस वस्तु को लेके गए हो, इस चीज पे इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करती है। तो वो अपन सब 11th की बातों में जिक्र कर रहे हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो ये होगी। तो अपन यहाँ पर ये देखें कि एनर्जी को फिर इसको डस्टर को स्पीड से लेके जाएं या धीरे धीरे लेके जाएं, एनर्जी तो वही 10 जूल स्टोर होगी इस लोकेशन पे। हाँ, हो सकता है कि हम ज्यादा दूसरी अलग ऊंचाई पे ले जाएं तो ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए, लेकिन एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप स्पीड से लेके गए हो या धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, अपन छत पे जो टंकी है उसमें पानी है, हम बड़ी स्पीड से जाएं और 10 बाल्टी पानी की डाल दें और फिर हम उसकी एनर्जी देखें टैंक की, पानी में कितनी एनर्जी है। दूसरा, हम बहुत धीरे धीरे यानी एक दिन की एक बाल्टी डालें, धीरे धीरे चढ़े, फिर दूसरे दिन दूसरी बाल्टी धीरे धीरे चढ़ कर डाल करके ऐसे 10 दिन में 10 बाल्टी डालें, तो अब एनर्जी क्या दोनों में सेम होगी? तो अपन इसके लिए क्या करेंगे कि जो टैंक है, आप जल्दी से जाओ और 10 बाल्टी एक साथ डाल दो, फिर एक दूसरा वही टैंक है, मान लो ऐसा ही, इसमें धीरे धीरे एक बाल्टी, फिर दूसरे दिन गई दूसरी बाल्टी, तीसरे दिन ऐसे 10 बाल्टी डाल, इसमें भी 10 बाल्टी पानी की है और इसमें भी 10 है। इसमें हमने बहुत धीरे धीरे पानी डाला है और इसमें हम बड़ी स्पीड से पानी डाल चुके हैं, पानी दोनों में बराबर फुल हो गया है। अब क्या करते हैं, हम नल खोलते हैं, इसका भी नल खोलते हैं, देखते हैं कि दोनों में क्या दोनों बराबर वर्क करते हैं, दोनों एक समान कार्य करते हैं, तो दोनों एक ही काम करते हैं, यानी जितना कार्य करने की क्षमता इसके पास है उतना ही कार्य करने की क्षमता इसके पास है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर इसके पास 20 जूल एनर्जी स्टोर हुई है काम करने से, तो हम कितनी स्पीड से कितनी स्लो जाओ उसके पास भी कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 20 जूल। तो जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हो या बड़ी स्पीड से कर रहे हो, एनर्जी तो उतनी ही कलेक्ट होती है। तो एनर्जी स्पीड पे, धीरे रास्ते पे, इन पे डिपेंड नहीं करती है। कब? जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट जाने की बात करते हैं। तो यहां पर डी हम ये देखें कि एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स के अंदर, ये तो हमने फिजिकली देख लिया है बाहर से कि ठीक है 20 जूल एनर्जी हम मानेंगे, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकल टाइप से कैसे कैलकुलेट करें कि इसके पास एनर्जी 20 जूल निकल गया है। तो इसकी कैलकुलेशन का जो अपना तरीका है थ्योरेटिकल टाइप से, वो हमारे अजम्पशन है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने इसके नियम बनाए। पहला तो ये मानना है कि हम वस्तु को धीरे धीरे लेकर जाएंगे, मतलब अब इसका मतलब क्या निकल के आया वो देखो। मतलब ये हुआ, मतलब वस्तु में त्वरण 0 होना चाहिए, वस्तु में त्वरण 0 होगा। ऐसे कह दो कि वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दैट इज त्वरण 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये पहला लेसन। फिर कह रहा हूं कि हम चाहे डस्टर को कितनी स्पीड से ले जाए या कितने ही धीरे ले जाए, एनर्जी उतनी ही स्टोर होनी है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है धीरे और स्पीड से ले जाने पे। तो फिर हम कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए हमने मान लिया है कि जैसे डस्टर को मैं यहां से उठा करके यहां रखा, कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो वो तरीका है एनर्जी निकालने का कि मैं ऐसे मानूं कि मैं इसको इतना धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, इतना धीरे 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 धीरे। जैसे कि मैं इस लोकेशन पे रखूं तो मुझे 1 महीना लग जाए। 1 महीना लगने का मतलब क्या है कि मैं इतनी धीरे लेके गया हूं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे चल ही नहीं रहा, बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसे किसी को दूसरा देखे बाहर से नजर तो उसको ऐसे लगे कि इसकी नजर में कि चल ही नहीं रहा, और धीरे धीरे जैसे मान लो 1 दिन लग गया और मैं यहां पहुंच गया। ऐसा सिर्फ हम मान करके चल रहे हैं, वरना एनर्जी तो उतनी स्टोर होनी चाहिए, हम स्पीड से लेके जाए, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे ऐसा अजम्पशन मान करके। तो इतनी धीरे धीरे लेके जाए। धीरे लेके जाने का मतलब क्या है कि इसके वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब इसका त्वरण क्या होगा,
जीरो। तो जब भी हम ऊर्जा की गणना करेंगे तो पहली बात ये हम मानकर चलेंगे कि उस समय उसका त्वरण क्या लेकर के चलना है, जीरो। यह हमारी थ्योरेटिकल बात है, वरना आप स्पीड से ले जाओ ना, त्वरण तो है, एनर्जी तो उतनी स्टोर होगी, लेकिन सिर्फ कैलकुलेट करेंगे इससे। दूसरा, ये त्वरण जीरो होना जरूरी है। अगला जो हम यहां पर देखें कि हमने ये देखा था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय 11th क्लास में आई थी कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, और किया गया कार्य कौन सा, सभी बल। तो सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य है। तो मैं लिख देता हूं कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब यहां गतिज ऊर्जा के बल कौन कौन से लगे, उठाए, तो मैंने लगाया बाहर से। दूसरा, अपनी जो पृथ्वी है ये नीचे की तरफ बल लगा रही है, तो दो बल काम कर रहे हैं। एक तो मैं लगा रहा हूं बाहर से ऊपर की तरफ, और पृथ्वी किधर लगा रही है, नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जो बल है उसका मैं कहूंगा कि बाह्य बल जो हमने लगाया है, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा बल नीचे की तरफ लग रहा है, और नीचे कौन बल लगा रही है, पृथ्वी, और पृथ्वी कैसा बल है, संरक्षी बल है, और संरक्षी बल को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं एफ संरक्षी बल। अब संरक्षी बल का एग्जांपल हो सकता है कि अगर मैं गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा हूं तो ग्रेविटी आ जाएगा, अगर मैं किसी वैद्युतिकी की बात करता हूं, स्थिर वैद्युतिकी की, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ आ जाएगा। ये सब इसके संरक्षी के एग्जांपल है। तो ये दो बल हमने लगाए, इनके द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जब हम एनर्जी की गणना करते हैं तो एनर्जी की गणना में त्वरण क्या होना चाहिए, जीरो, या वेग में परिवर्तन भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर जो इसकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² माइनस 1/2 m u², अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और वो किया गया संरक्षी बलों के द्वारा कार्य। तो कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल कौन सा है, बाह्य बल प्लस संरक्षी बल, तो इसको संरक्षी लिख देते हैं, और इनटू विस्थापन। और विस्थापन के लिए मैं जैसे x मान लेता हूं कि x हमने विस्थापन दिया है। हम क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से लेके जाए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो, जीरो, तो फिर वेग में परिवर्तन जीरो, और ये क्या है, वेग में तो परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन का मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या मैं कहूं त्वरण में त्वरण जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसको जीरो लिख देंगे, इधर F बाह्य प्लस F संरक्षी इनटू x। तो देखो हम लेकर के जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो विस्थापन हो ही रहा है कि मैंने यहां से उठाकर यहां रख दिया, तो इसके अंदर विस्थापन तो हुआ है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि विस्थापन जीरो होगा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, इसके ऊपर नेट बल जीरो होगा, तो फिर ये वाली टर्म जीरो होगी। तो F बाह्य इक्वल ये प्लस F संरक्षी, और बल सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देते हैं, इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहां देखो बाह्य बल प्लस संरक्षी बल दोनों का एडिशन जीरो आया है। कब आया है, यह हमने जब माना है कि वेग में परिवर्तन जीरो हो तब ही, वरना हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, F बाह्य बराबर माइनस का F संरक्षी, ये आ जाएगा। तो हमारा जो पहला अजम्पशन ये मानने से कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होना चाहिए, या वेलोसिटी में चेंज जीरो, या इसको मैं कह दूं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो, ऐसा मानने से दूसरा जो हमारा अजम्पशन इसमें निकल के आ गया है वो ये आया है कि F बाह्य इक्वल टू माइनस का F और संरक्षी बल। और ये अजम्पशन हमने किस चीज के लिए माने थे, केवल ऊर्जा की गणना करने के लिए, कि हम एक चीज वस्तु को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखते हैं, उसमें काम करेंगे, वो ऊर्जा इकट्ठी होती है, कितनी ऊर्जा बनी है उसको हम थ्योरेटिकल कैसे गणना करें, कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमने ये अजम्पशन माने। तो ऐसा अजम्पशन मानने से ये निकल करके आया। तो ऐसा देखो दिखने में पॉसिबल नहीं है
कि जितना संरक्षी बल नीचे लगा है उतना ही बल बाहर से हमने लगाया है, तो वो गति नहीं करेगा। लेकिन हम एनर्जी में ऐसा लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बार बार ऐसे हमें बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप वहां पर ऐसा कैसे मत करना कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्यों लिखा है इसके आंसर के अंदर दे चुके हैं। तो बाह्य बल को हम संरक्षी बल लिखेंगे, लेकिन इसके पहले कैसा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, और इसके अंदर कैसा जंक्शन होगा कि त्वरण 0 होना चाहिए। ये हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम आगे एनर्जी की और बातें बढ़ाते हैं। तो जो अपन इस एनर्जी की बात कर रहे थे, तो जब भी अपन ये स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो पहला अजम्पशन जो हमारा था वो अपन लिख लेते हैं कि त्वरण 0 होना चाहिए, या फिर अपन ये कहें कि इसकी जो वेग में परिवर्तन है उसको 0 कहें, या फिर अपन ये कहें कि जो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन था वो 0 है। दूसरा, हमने ये ऐसा मानने से हमें पता चला है कि जो हम बाहर से बल लगाएं वो बल बराबर होना चाहिए संरक्षी बल की, और संरक्षी बल के बराबर होना चाहिए, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। अब आगे हम इसी को अलग अलग रूप से लिखें कि जो बाह्य बल है, बाह्य बल को अपन लिखेंगे Fext, एक्सटर्नल, इक्वल टू माइनस F। संरक्षी बल का एग्जाम्पल अगर अपन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो Fg आ जाता है। अगर ये तो अपन ने यूज लिया था 11th क्लास में, अब अपन 12th क्लास में तो एक्सटर्नल फोर्स है, इसको अपन लिखेंगे माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो अपन को यूज लेना है ये 12th क्लास में यूज होगा। यहां पर अपन पहुंच चुके हैं। अब यहां देखो, जो ये बल, ये बाह्य बल। अब ऊर्जा की अपन डेफिनेशन क्या दें और कैसे लिखें, जैसे समझना कि यहां पर एक प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में निकल, यहां पर मैं किसी धन प्रेरक आवेश Q नोट, ये Q नोट होता क्या है, तो धन परीक्षण आवेश। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि धन परीक्षण आवेश ही क्यों लेते हैं, वो जस्ट हम थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो देखो कि मैं इसी आवेश को एक बिंदु से और मैं दूसरे से B तक लेके आऊंगा, तो मैं इस आवेश को यहां से तक लेके आऊंगा, तो क्या मुझे लाने में कार्य करना पड़ेगा, वो किसके विरुद्ध आता है। तो यहां देखो, ये प्लस का क्यू चार्ज है, इसको कहते हैं स्रोत आवेश, क्यू से लेते हैं, और ये है परीक्षण आवेश, धन परीक्षण, पॉजिटिव ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज करते हैं। तो प्लस जैसे विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स भी लगाएगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा बल लगाएगा, Fe बल, क्योंकि जैसे ही Q नोट चार्ज यहां रखूंगा तो ये प्लस क्या है और ये भी क्या है, प्लस, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस चार्ज के ऊपर बल इधर लगेगा बाहर की तरफ, तो इस चार्ज के ऊपर इधर बल लग रहा है, कैसा बल है, वैद्युत बल, तो इसको मैं वैद्युत बल कहूंगा। और वैद्युत बल क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, तो यहां पर इसमें संरक्षी बल, तो मैं इस आवेश को इधर लेके, तो मैं इस आवेश को इधर लेके जाऊंगा, तो मैं बाहर से बल संरक्षी बल या वैद्युत बल के विरुद्ध लेके जाऊंगा। संरक्षी बल इधर लग रहा है और मैं बाह्य बल इधर लगा, तो बाह्य बल लगा है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, सॉरी, किसी धन परीक्षण आवेश नोट को बिंदु A से B तक वैद्युत के विरुद्ध, या ऐसे कहूं कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके जाने में जो काम करना पड़ा है, मान लो कि वो काम हमने किया है W, वो किया गया काम ही इसकी ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात है। वही चीज जो अपन थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुके थे कि यहां की एनर्जी मान लो कि 4 जूल है, और मैं एक वस्तु लेके आता हूं, तो जाने में मुझे 10 जूल काम करना, तो कितनी एनर्जी हो गई यहां पर,
10 जूल पहले, सॉरी 40 जूल पहले ही 10 जूल हमने काम किया, 40 और 10 50, तो इसके पास 50 जूल है। लेकिन ये 50 जूल किसके रेस्पेक्ट में है? इसके रेस्पेक्ट नहीं कह सकते, इसके रेस्पेक्ट में देखें या रेफरेंस में देखें तो इसकी 40 50, तो 50 में से 40 गए तो 10, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कितनी है? 10 एनर्जी। तो फिर मैं यहाँ पर इसको कितनी एनर्जी बोलूंगा? इसको इस तरीके से बोलूंगा कि धन आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लेके जाता हूँ। मैंने जो एक कार्य किया है वो कार्य इन बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या इनके बिंदुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर आता है कि बिंदु A और बिंदु B इनकी ऊर्जा का अंतर कितना है। यहाँ से आकर जाने में जो काम करना पड़े वो काम ही इनका अंतर है। जैसे यहाँ 40 और यहाँ 50, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ा है? 10 जूल, और 10 इसका और इसका अंतर कितना आता है? 10, वही जूल कार्य है। तो बिंदु A और बिंदु B की एनर्जी मान लेता हूँ स्थितिज ऊर्जा UB, बिंदु A की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? UA, तो B में से मैं A को घटा दूं, वही क्या कहलाएगा? कार्य W। तो मैं ये कहूं कि धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लेकर आने में जो काम करना पड़ता है, या संरक्षित बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है, वो किया गया कार्य ही इन बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा के अंतर को बताता है, या इनकी स्थितिज ऊर्जा का अंतर कहलाता है, वो अपन ऐसा कह सकते हैं। तो अब दूसरी बात यहाँ ये भी है कि हम धन परीक्षण आवेश को ही क्यों लेकर के आते हैं? अगर हम कोई दूसरा चार्ज, ये धन परीक्षण आवेश का मतलब तो ये होता है कि ये बहुत ही अल्प आवेश होता है कि जो किसी के दूसरे के ऊपर बल नहीं लगाता, सिर्फ खुद किसी के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव कर सकता है। यानी मैं ये कहूं कि खुद किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता, अगर कोई दूसरा इसे डिस्टर्ब करे तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहाँ ये Q नॉट है, इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा। अगर हम यहाँ किसी दूसरे चार्ज Q को लेके जाते जो स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता, तो हम इसको जैसे ऐसे लेकर के जाते तो ये वाला चार्ज आगे मोशन करने लग जाता, क्योंकि ये इसको रिपेल करता, तो ये आगे जाके चलता रहता, तो अपन एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए अपन ये मान करके चलते हैं कि धन परीक्षण आवेश लेंगे, क्योंकि ये खुद दूसरे पे बल नहीं लगाता, तो ये बल नहीं लगाएगा तो इसका विन्यास नहीं बदलेगा, तो इसका विन्यास चेंज नहीं होगा, तो अपन इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन में धन परीक्षण आवेश बोलना बहुत जरूरी है। और ये अजम्पशन जो और हम लेकर के जाते हैं तो हम इसको इतना धीरे धीरे लेकर के जाते हैं कि इसके अंदर त्वरण क्या होना चाहिए? 0। यानी हम ये कहें कि बाह्य बल लगभग किसके बराबर हो जाता है? संरक्षित बल के, कि मैं इतना धीरे धीरे लेके जा रहा हूं कि इधर वाला बल इधर वाले बल के बराबर है। ये हमारा एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका है, वरना स्पीड से ले जाएंगे तो भी उतनी एनर्जी होगी। ऐसा मानने से हम थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। अब यहाँ इसको हम पूरा लिखते हैं कि यह है क्या, इसका फॉर्मूला कितना निकलता है। तो यहाँ देखो, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास एक प्लस का Q चार्ज है, ये इसका विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ जा रहा है, सब तरह विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। यहां एक बिंदु A है, ये बिंदु B है। यहां पर मैं एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, या मैं चाहूं तो इसको मैं R बिंदु नाम रख दूं और इसका नाम है P, अपन कुछ भी नाम रख सकते हैं। Q नॉट, और ये है धन परीक्षण आवेश, और ये क्या है? स्रोत आवेश। यहां से मैं इसको यहां तक लेके आता हूं, तो प्लस का आवेश है ये Q नॉट धन परीक्षण आवेश पर किधर बल लगाएगा? बाहर की तरफ। तो इस दिशा में जो बल लग रहा है वो है F। कौन लगा है? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये बैठा है, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा? इधर, F बाह्य, ये मैं लगाऊंगा, ये वाला।
और शर्त क्या है कि ए क्या होना चाहिए, 0, जब मैं इसको लेकर के आऊं। और यहां पर क्या होना जरूरी है, धन परीक्षण आवेश। और मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा तो वो इसकी ऊर्जा नहीं होगा, वो इनकी ऊर्जा का अंतर होगा। तो यहां देखो कि एक ये धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य। तो मैं R से और इसको P तक लेके आऊंगा तो लाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा सा समाकलन का यूज करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा यहां से और मान लो थोड़ा सा लेके जाऊं और इसका विस्थापन हो जाए dr। मैं फिलहाल इसका यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ कि मैं 0 से डिस्टेंस इधर मेजर कर रहा हूँ या इधर से इधर मेजर कर रहा हूँ, वो हमें बाद में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सर मैं अभी ये बोलूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा dr विस्थापित करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा dr विस्थापित करूंगा तो मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा, dw बराबर बल। तो मैं इसको यहां से यहां तक लेके जाऊं और लेके जाने में जो काम करना पड़ेगा फिर मैं समाकलन कर दूंगा R से लेकर के P तक का, तो वो टोटल कार्य आ जाएगा, वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो dw बराबर बाह्य बल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जब भी हम कार्य निकालते हैं तो बाहर बाह्य बल हमें काम में लेना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी संरक्षित बल नहीं लेना है। तो Fe और ये डॉट प्रोडक्ट लगाना भी जरूरी है, विस्थापन। और मान लेता हूं कि मैंने थोड़ा सा विस्थापन कितना किया है, dr। ये आया है, किया गया अल्प कार्य, ये अल्प कार्य निकल के आया है। अब यहां पर ये हम जानते हैं कि F बाह्य बल, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें पता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन के लिए हमने देखा था कि जब a बराबर 0 होता है तो उसके लिए हमने ये लिखा था कि जो F बाह्य है या इसको एक्सटर्नल फोर्स कहें तो वो किसके इक्वल आया था, माइनस का F E आया था। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, dw इक्वल टू माइनस का F E वेक्टर डॉट dr। कई बार कुछ लोग इसको ये लिख देते हैं डायरेक्टली F E डॉट dr, नहीं लिखना चाहिए क्योंकि F तो इधर काम कर रहा है, हम इसको लेकर के आ रहे हैं तो हम तो बाहर से इधर से फोर्स लगाए ना, तो वो फोर्स लेना जरूरी है। और डिस्प्लेसमेंट dr क्या है इधर, तो वो हमने dr लिख दिया है। तो हाँ, अगर हम इसको ये वाला बल लिखना चाहें तो फिर अपन क्या लगा सकते हैं आगे, माइनस। तो जब भी हमें ये कैलकुलेट करना होगा तो Fe नहीं लिखेंगे, अगर Fe लिख रहे हैं तो पहले कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन लगाना जरूरी है। तो माइनस का साइन लगा के अपन ये लिख सकते हैं। देखो अब यहां पर अपन लिखें कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना होगा, R से और कहां जाना है, P तक, तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो कुल कार्य डब्ल्यू हो जाएगा, dw अल्प कार्य, w कंप्लीट कार्य, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस Fe डॉट dr। और अपन कहां से कहां तक आ रहे हैं, R से P तक, तो हम R से आ रहे हैं और कहां पहुंच रहे हैं, P तक। और किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर मैं यहां पर इसकी बात भी करना चाहूं एनर्जी की कि इस कैसे लिखूं, या यहां पर जो dw है इसको मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूं, तो देखो dw क्या है, अल्प वर्ग था, हमें चाहिए टोटल। तो देखो इसके लिए ये एनर्जी बनेगा, यानी अपन dw है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी du के अंदर जो ऊर्जा है उसको अपन du लिख सकते हैं। तो किया गया कार्य है वही ऊर्जा है, तो dw को अपन क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। तो यहां पर ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा कि ये जो du इक्वल टू माइनस का
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और कहां से कहां तक, आर से पी तक, और एनर्जी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो एनर्जी आर की और एनर्जी फिर पी पॉइंट की, तो अपन लिखेंगे आर पॉइंट की एनर्जी और लास्ट एनर्जी किसकी बनेगी, पी पॉइंट की, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, यूपी माइनस यू आर बराबर माइनस समाकलन आर ये पी एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये स्थितिज ऊर्जा का अंतर आ चुका है। तो जो अपना लास्ट रिजल्ट आया है वो ये स्थितिज ऊर्जा का अंतर आया है। तो अपन को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अपन को यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया था अपन ये लिख सकते हैं कि जो एफ बाह्य है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का एफ ई के, और ये क्यों लिखा इसकी जानकारी हम पूरी ले चुके हैं। अब यहाँ पर हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकल के आया है। तो अपन ये चाहें कि इस पॉइंट की ऊर्जा कितनी होगी, तो अपन क्या करें, मान लो कि मैं रेफरेंस के लिए ले लूं कि इस जगह की ऊर्जा 0 थी, तो 0 तो ऊर्जा थी, फिर यहां से यहां तक जाने में किया गया कार्य ये आया है, तो फिर 0 में मैं इसको जोड़ दूंगा तो फिर इसकी एनर्जी आ जाएगी। इसलिए अपन इसके लिए रेफरेंस मान करके चलते हैं कि किसी के लिए रेफरेंस नहीं। तो अब इसके लिए रेफरेंस के लिए मैं इसको ये कह सकता हूं कि जो अपन अनंत रेफरेंस लेते हैं, जो अपन थोड़ी देर बाद इसकी बातें करेंगे, पहले अपन इसकी डेफिनेशन और लिखें, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी वो देखो, इसको देखते हुए। तो अब तक का जो सिर्फ अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर, ये अपना टॉपिक है। अब तक हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर पढ़ा है, तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखें कि किसी, ये इसकी परिभाषा है, किसी एकांक धन परीक्षण, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, सॉरी, क्योंकि जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर एकांक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी क्यू नोट को लेकर के आ रहे हैं, क्या लिखा है, किसी एकांक, ये नहीं होना चाहिए इसमें, किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नोट को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है, तो अपन यहां पर विद्युत क्षेत्र को संरक्षी बल भी कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य की उन बिंदुओं के मध्य विद्युत स्थिति ऊर्जा का अंतर कहलाता है या संचित हो जाता है। संचित हो जाता है और इसके अंदर शर्त क्या है, त्वरण शून्य होना चाहिए।
ये आया है। इसी के साथ में ये इसका डेफिनेशन, ये एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछा जाता है, इसके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि यूपी माइनस यूआर माइनस आरपी एफ टी डॉट डीआर होता है। देखो अब तक जो अपने एनर्जी का ये डिफरेंस आया है कि एक पॉइंट हमने यहाँ पर जो आर माना था, एक पॉइंट पी माना था, तो यहां से यहां तक का जो कार्य था ऊर्जा का अंतर था। लेकिन अब हमें अगर यही चाहिए कि बिंदु पी पर कितनी एनर्जी होगी, तो हम किसी पॉइंट की एनर्जी चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी एक को रेफरेंस बनाना पड़ता है और उस रेफरेंस की एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो उसकी 0 हो जाएगी, तो फिर यहां से आगे लाने मानो 10 जूल, तो 10 प्लस 0 वो इसकी एनर्जी के स्टोर हो जाएगा। तो अपन कहेंगे कि इसकी एनर्जी अब 10 है, किसके में, जिसको रेफरेंस हमने 0 माना है। अब यहां पर इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो अनंत होता है तो अनंत पर अपन अपनी सुविधा के लिए एनर्जी को 0 मान देते हैं। तो हम संदर्भ के लिए क्या करते हैं, अनंत, यानी हम इस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं स्रोत आवेश से, तो वो अनंत हो गया, उस जगह की एनर्जी को हम 0 ले लेते हैं। तो अगर हम किसी आवेश को अब अनंत से लेकर के मैं आऊं, आने में मुझे 20 जूल काम करना पड़ा है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो पहले से कितनी थी 0, 20 जूल इसने काम किया, तो 20 प्लस 0 20, तो यहाँ पर 20 जूल इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई है। इसलिए हम अनंत पर एक रेफरेंस लेते हैं और उसको एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह दूं कि जो आर पॉइंट था इसको मैं कहां मान लूं, अनंत के ऊपर, तो ये आर पॉइंट ये अनंत पर हो जाएगा, तो अनंत पे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देंगे, अनंत कि मैं अनंत से पी तक आऊं, और जहां आर की जगह अनंत है तो ये भी कितना हो जाएगा, अनंत लिखा जाएगा। और हम अनंत पर सुविधा के लिए ऊर्जा कितनी मानते हैं, 0 लेते हैं, तो फिर अनंत के लिए कितना हो जाएगा, 0। एक्चुअली में अनंत पर भी ऊर्जा 0 नहीं होती, केवल हम हमारी सुविधा के लिए अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को 0 लेते हैं। तो 0 अनंत पे पॉइंट पी तक आए, हम इतना काम करना पड़ा, अब वो पॉइंट पी की ऊर्जा कहलाता है। तो इस पॉइंट पी पर परीक्षण आवेश Q नॉट की जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, यूपी, क्योंकि ये 0 है तो ये हो जाएगी माइनस का इंफिनिटी, ये पी, ये एफ बाह्य डॉट डी आर। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना, ये फॉर्मूला बनता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। देखो 2 वर्ड है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर वो अपन देख चुके हैं, दूसरा था प्योर विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी पॉइंट की और किसी आवेश की, वो कितनी होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे कि किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से किसी बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल के द्वारा लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और साथ में ये शर्त है कि जब हम लेकर के आए तो उसका त्वरण 0 होना चाहिए, केवल इस डेफिनेशन के लिए। एक्चुअली में आप त्वरण के साथ लेकर के आओगे तो भी एनर्जी उतनी स्टोर होती है, ये कैलकुलेट करने के लिए होता है ऐसा। तो यहां से अपनी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखी जाएगी कि किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से, यानी हम इसको कहेंगे अनंत से, अनंत से किसी बिंदु तक, तो किसी बिंदु जैसे मैं कहूं P, किसी बिंदु P तक बाह्य बल के द्वारा लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु P पर Q नॉट आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है या संचित हो जाता है। और यूपी यानी किसी पॉइंट P के ऊपर ऊर्जा इंफिनिटी से लेके आते हैं बिंदु P तक, जो कार्य है और ये बल गुणा विस्थापन ये हमने सोल्व कर लिया है। इसके साथ ही अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये ऊर्जा है और ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जूल का जो सिंबल है वो J होता है, तो हम यहाँ पर इसको J लिखेंगे। और साथ में अगर इसकी विमा की या विमेय सूत्र की बात करें तो जो इसका विमेय सूत्र है वो कितना हो जाएगा, ml2 और T-2, ये इसका विमेय सूत्र होगा जो अपन पहले एनर्जी के बारे में जान चुके हैं। अब जो आगे अपना जो टॉपिक आएगा वो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को लेकर के आएगा। तो
अपन उसके में भी इसी तरह अच्छे से क्लियर करेंगे कंसेप्ट। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद।